नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। आज हम लोग खासकर बातचीत करेंगे कि बढ़ती उम्र में खास करके हड्डी, जोड़ व नस में होने संबंधी परेशानी क्या क्या होती है और कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके कारण क्या होते हैं, निदान क्या है और क्या क्या हम सावधानी या एहतियात बरतें ताकि बढ़ती उम्र में हमें हड्डी, जोड़ व नस संबंधी परेशानी नहीं हो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं SKMCH हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले नमस्कार जी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब से हम लोग जानेंगे कि बढ़ती उम्र में हड्डी, जोड़ व नस संबंधी क्या क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताएं कि जब उम्र बढ़ती है खास करके, तो ये तीनों जो बात हम लोग कर रहे हैं, हड्डी की, जोड़ की, नस की, तो उसमें क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, कौन सी बीमारी होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दूरदर्शन का। उन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पे आने का और दर्शकों से रूबरू होने का, अपने विषय की विशेषताएं बताने का। जैसा कि आपने पूछा कि बढ़ती उम्र में कौन कौन सी समस्याएं होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे आयु की। आयु में क्या होता है कि पहले हम बचपन में चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ नहीं होता क्योंकि हड्डियाँ इतनी मजबूत होती है। ऐसे ही बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट होती है तो हमें हड्डियों में दर्द बना रहता है। अगर मेडिकल टर्म में एक बात करें तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हम हिंदी में मतलब निकालें तो हड्डी का खोखला होना। ये प्रमुख समस्याएं हड्डी में मिलती है। ऐसे ही अगर हम जोड़ की बात करें तो जोड़ में आम लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, गठिया हो जाना। जो गठिया है वो जोड़ में होता है, आयु के साथ होता है। और अगर नस की बात करें तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि कमर दर्द हो रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से कमर दर्द है। ये मेनली नस के दबाव के कारण होता है। तो बढ़ती उम्र में ये तीनों समस्याएं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं। जी। तो एक सर, आप जैसे बताया कि खास करके हड्डी की बात आपने किया, तो इसमें हड्डी का खोखला हो जाना, इसके रीज़न क्या होते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उम्र के साथ, और क्या क्या खान पान या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जो हड्डी का खोखलापन या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये पुरुष और महिला में अलग अलग होते हैं। जो महिला होती हैं वो मीनोपॉज के बाद जनरली उनमें खोखलापन स्टार्ट हो जाता है, तो 45 के बाद उनमें हड्डियों में कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो मेल होते हैं उसमें जनरली 50 के बाद हड्डियां कमज़ोर होती हैं। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो बढ़ती उम्र ही एक कारण है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ खान पान में हमारे इफ़ेक्ट होता है। अगर हम ठीक से कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह अगर इनटेक ही नहीं करेंगे तो हड्डियाँ उतनी नहीं ले पाएंगी। दूसरा कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। यंग में हम जितना काम करते हैं, बढ़ती उम्र के साथ हम काम करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण इफ़ेक्ट हमारे हड्डियों पे पड़ता है, जिसके कारण जो उसके अंदर जो डेंसिटी होती है कैल्शियम और मिनरल वो मोबिलाइज हो जाती है। तो प्रमुख कारण है एक बढ़ती उम्र, एक खान पान में दिक्कत, एक फिजिकल एक्टिविटी जो हम काफ़ी कम करने लगते हैं और जो मिनरल्स वगैरह की इंटेक हम काफ़ी कम करते हैं। इसके कारण हड्डियों का खोखलापन ज़्यादा होता है। जी। तो सर, इसके कारण कौन कौन सी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी कौन सी बीमारी हो सकती है, ये बताइए। देखिए, अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप में स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले तो ये होगा कि हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहेगा। जो कहते हैं कि जो हमेशा सारी हड्डियों में दर्द बना रहता है, एक कभी कदाल ये होता है कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप थोड़े सा अगर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे भी उतरते हैं तो हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसको आपको हमेशा ही एक प्रमुख समस्या के रूप में लेना होगा। और जिस बेल्ट में हम बैठे हैं वहाँ और ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ें। जी जी जी, मैंने खास करके मुजफ्फरपुर आसपास की बात करें तो जी, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसा कि हमारे SKMCH के OPDs में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्टिब्रा के कोलैप्स फ्रैक्चर, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस से इतनी खोखली हो जाती है कि वो बैठ जाती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या लेके OPD में मरीज़ आते हैं। जी जी। तो सर, यह तो हो गई कि इसके यह है। तो बीमारी की बात करें तो हड्डी में दर्द, तो अगर यदि ऐसा इसके लक्षण है कि हड्डी में दर्द हो रहा है तो तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, हड्डी में दर्द हो रहा है तो तत्काल आपको 2 या 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको, अगर एकदम से दर्द स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एकदम से दर्द जैसे कि बहुत तेज़ दर्द है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहला काम।
अगर धीरे धीरे दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज हो सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जीवन शैली में जो बदलाव कहते हैं ना, इन सब चेंजेस से आप ठीक कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है अगर हम इस प्रकार अगर चलें तो। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा बढ़ गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। जी, तो इसको अगर ऐसा लक्षण है तो उसको इमीडिएट क्या मतलब उसको उठाना चाहिए कि आदमी को कोई संपर्क कर ले चिकित्सक से, क्या क्या करे? एक काम कहते हैं, एक चीज़ कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर लें तो क्योर की नौबत नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर आपको लगे कि आपके शरीर में दिक्कत आ रही है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, आपने देख लिया 7 दिन 10 दिन से बना हुआ है, वो दर्द नहीं जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अर्ली विजिट इज़ गुड। जी जी जी। और सर इसके बाद एक तो हम लोग इसकी बात कर लिए कि हड्डी में यह सब परेशानी होती है जिसके कारण आपने बताया, तो इसका खान पान से भी असर है क्या? बहुत असर है। खान पान से इतना असर है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यंग एज में, आजकल आप देख ही रहे हैं कि कॉमनली यंग एज में लोग जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं। तो जो डाइट, अगर एक नॉर्मल डाइट की बात करें तो 40% हमें प्रोटीन लेना चाहिए, 40% के कार्बोहाइड्रेट और 20% फैट। लेकिन जंक फूड इतना खाते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट फैट बढ़ा लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, जिसके कारण सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं कि पेट बाहर आने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हड्डियों को कैल्शियम उतनी मिल नहीं पाती है। तो हड्डियों को कैल्शियम अगर नहीं मिल पाती है तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो वो हड्डियों से मोबिलाइज होती है और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो सर एक तो हो गया हड्डी की बात, अब हम लोग बात करें जोड़ की। चूँकि हड्डी है तो फिर जोड़ है उसका, तो हड्डी में अगर यह सब परेशानी है तो उसके लिए तो आपने बताया कि हमको थोड़ा नियंत्रण रहना चाहिए, पहचान हो तो फिर हम लोग डॉक्टर से मिले या फिर अपने लाइफ स्टाइल में कुछ एक्सरसाइजेज है करें। उसी तरह से जोड़ की बात करें तो खास करके जोड़ में कौन कौन से मुख्य रूप से परेशानी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है जोड़ में? जैसा कि देखा जाता है कि जोड़ सबसे ज़्यादा, जब हम चलते हैं तो घुटनों पे वजन आता है, और घुटना ही एक प्रमुख जोड़। अगर हम प्रमुख 2 जोड़ों की बात करें तो सबसे पहला घुटना आता है, जिसमें एज रिलेटेड चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे कि आम भाषा में उसे गठिया कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। अगर घुटने में अगर जोड़ आपस में घिस रहे हैं तो उसे गठिया हो गया है और वो एज रिलेटेड हुआ है, तो इसके मॉडिफिकेशन। और दूसरा जोड़ कॉमन जो आता है वो है शोल्डर जॉइंट, यानी कंधा। 2 जोड़ हो गया मुख्य रूप से जी। तो इस दोनों जोड़ में जो है क्या क्या बीमारी होती है जो बढ़ते उम्र में, खास करके जो प्रमुख कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इस दोनों जोड़ों में? देखिए, अगर हम घुटनों की बात करें तो एज रिलेटेड सबसे पहली है डिजेनरेटिव डिजीज, जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। जैसे आम लैंग्वेज में, जैसा कि अभी मैंने बताया, आम लैंग्वेज में उसे घुटने का गठिया कहते हैं, जिसमें बहुत टाइम पे दर्द बना रहता है। पहले तो घुटने के अंदर वाली साइड दर्द होता है, जो कि बहुत कॉमन है। अगर दर्द आप महसूस कर रहे हैं लेकिन आप इग्नोर करते जा रहे हैं, जैसा कि हम आम मरीज़ों में देखते हैं कि वो जब स्टार्ट होता है दर्द तब नहीं आते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक आते हैं। तो क्या होता है कि दर्द पहले स्टार्ट हुआ, दर्द चलते चलते अब इतना जोड़ खराब हो जाता है कि उसमें डिफॉर्मिटी, यानी वो पैर अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है, उस अवस्था में आते हैं। जी जी। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? अगर यह दर्द है तो क्या करें, रोकथाम किस तरह से हो? जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि एक वर्ड है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही रोक लीजिए, ठीक है ना, ताकि नौबत ही ना आए कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। हम भी नहीं चाहते कि हमारे पास ज़्यादा आए। ठीक है, देखिए, घुटनों के लिए तो मेनली आपको यही करना है कि अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है। हम जैसे जैसे हम मेट्रोपॉलिटन की तरफ टर्न करते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे शहरों की तरफ आबादी आते जा रही है, लोग काम करना कम कर दे रहे हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी पहले जो गांव के लोग किया करते थे, वो उतनी अब हम नहीं करते हैं। इसी के कारण हमारे घुटनों में ज़्यादा से ज़्यादा गठिया के चांसेस बढ़ रहे हैं। जी जी जी। तो गठिया जो है क्या है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचान होगी गठिया की यदि बात करें तो? गठिया का लक्षण ये है कि सबसे पहले घुटने में दर्द होना स्टार्ट होगा। ऐसा होगा कि घुटना, जब आप बैठ रहे हैं तो बैठने में तकलीफ़ होगी, जब आप खड़े हो रहे हैं तब भी तकलीफ़ होगी, अब पहले जितना चल पा रहे थे उससे कम चल पाएंगे। ये सब प्रमुख लक्षण है इनिशियल स्टेज के। इनिशियल स्टेज में कभी कदाल ये होता है कि कुछ दिन बाद दर्द ठीक हो जाता है, अगर आप अपने चेंजेस कर लिए, लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई कर लिए। तो अगर आपने मॉडिफिकेशन किया तो फिर आगे चल के और रात को सोते वक्त भी दर्द बना रहेगा और सब कुछ रहेगा। जी जी।
तो गठिया अगर है किसी को, अगर हो गया तो क्या वो क्योर हो सकता है क्या, कि लंबे समय रहता है, क्या है इसका? क्योंकि एक मन में हम लोग देखते हैं धारणा बैठी रहती है कि यह है तो यह लंबी बीमारी है, क्योर नहीं हो सकता है, ये तरह तरह की बातें आप भी जब मरीज आते होंगे तो उनसे सुनते होंगे। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि यदि जिसको गठिया है तो वह क्या लाइफ स्टाइल हो और क्या उसका करे ताकि वह अच्छा बेहतर हो सके, क्योर हो सके। देखिए, अगर गठिया हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका क्योर है। लेकिन वही है कि आपको अर्ली विजिट करना होगा। जैसे ही दर्द स्टार्ट हो आप डॉक्टर्स के पास जाइए, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर जो भी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं। वो आपका एक एक्सरे कराएंगे। जनरली मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग ऐसे ही लिटा के एक्सरे कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो मेन एक्सरे होता है दोनों घुटने का खड़े होके होता है, ताकि वजन जब देते हैं तब आपका पता चलता है कि जोड़ कितना घिसा है। अगर काफ़ी स्टेजेस होते हैं, ऐसे दर्शकों को तो मैं बता देता हूँ कि 4 स्टेजेस होते हैं। अगर स्टेज 1, 2 पे अगर आप हैं तो आराम से बिना कुछ मेडिसिन के, बिना कुछ सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं। जी जी जी। तो उस स्टेज 1, 2 की जो बात कर रहे हैं तो क्या होता है? मैंने चूँकि इतनी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अगर आम आदमी अगर समझना चाहे इस बात को कि भाई हम किस अपने हमारी बीमारी की क्या स्थिति है, हम कहाँ पहुँचे हैं, तो कैसे समझेगा? ये तो हड्डी के डॉक्टर ही आपको बताएंगे, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ सिम्टम्स कि अगर रात में भी दर्द आपको बना रहता है, यानी 24 घंटे दर्द बना रहता है, आपको घुटना मोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, पूरा घुटना नहीं मुड़ रहा है, तो समझिए आप स्टेज 2 में आ गए हैं। जी जी जी। तो सर इसका क्या है कि जैसे एक बार हम लोग देखते हैं कि इसका एक तो आप स्टेज 1, 2 की बात किए, एक घुटना प्रत्यर्पण की कब स्थिति आती है, जो कि एक बहुत लोग होता है जो नहीं चल पाता है, जो अभी आप बात करें कि इसको बदलने की भी बात होती है, तो वो क्या स्टेज होता है और कितना सफल है वो? देखिए, घुटना प्रत्यारोपण एक लास्ट स्टेज है। हम इससे पहले चाहते हैं कि मरीज़ को हम ठीक कर लें। हमारे पास घुटना प्रत्यारोपण से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये उन मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है जो अपने आप को इतना निगलेक्ट करते हैं कि वो स्टेज 4 में पहुंच के आते हैं आपके पास। अगर वो स्टेज 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे घुटना बचाया जा सकता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ द लास्ट चॉइस। जी जी जी। इसको बचाया जा सकता है अगर समय से पहले कोई। जी। इसका सर वजन से भी है क्या, मतलब शरीर और क्या वजन से भी कुछ असर पड़ता है क्या घुटनों पर? वजन से सबसे ज़्यादा अंतर पड़ता है, क्योंकि आप जब खड़े होकर चलते हैं तो पूरा बॉडी का वेट आता है आप पे। ये कहा गया है, किताबों में जो शोध हुई है उसके अनुसार कहा गया है कि अगर आप 1 केजी वजन कम कर लेते हैं तो 4 केजी का वजन कम पड़ता है घुटने के ऊपर। तो अगर आप अपने को एक नियमित वजन में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि एक वो होती है कि कितने हाइट पे कितना वज़न होना चाहिए, इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर जनरली अगर हम बहुत कॉमनली बात करें तो यहाँ बिहार या फिर मुजफ्फरपुर में जनरली हाइट 5.5 या 5.10 के पास होती है। अगर 5.5 है तो आपका वज़न अगर 62 के आसपास भी है तो आप सही हैं। अगर 5.8 है तो 70 केजी के आसपास हैं, सही है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आगे चल के इन प्रोसेस में फंस जाएंगे। जी जी। तो इसलिए उसको भी नियंत्रण में रखना, हाँ, उसको उम्र के साथ। जी, उसको नियंत्रण में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहा जाता है ना कि बढ़ती उम्र से पहले अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर लेते हैं, यानी उसके रोकथाम के उपाय कर लेते हैं, तो आगे चल के हमें बहुत कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी। इसी तरह से सर आपने हड्डी और जोड़ की बात बताई, नस की बात करें, क्योंकि नस भी हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो नसों की बात करें तो नसों में कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारी होती है, क्या परेशानी होती है, खास करके जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनको यह बताइए। सबसे ज़्यादा नसों में दिक्कत क्या आती है कि लोग कमर दर्द की शिकायत से बहुत परेशान रहते हैं। आप ओपीडी, अगर किसी भी ऑर्थो ओपीडी में जाएं तो वहाँ 50% से ज़्यादा मरीज़ कमर दर्द से आते हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है कि पीछे जो हमारे हड्डी होते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं उसे, मनका, उनके बीच में होता है डिस्क, और डिस्क जब दबाव देती है तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि प्रमुख नस है हमारे पैरों पे, तो उस पर दबाव आता है, उसके कारण सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं और वो कमर दर्द बना रहता है। कमर दर्द को आपको सीरियसली लेना होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल कमर दर्द है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 7-1 दिन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कमर दर्द को आप सीरियसली लेना ही पड़ेगा। अगर आप 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी डॉक्टर्स के पास जाके 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कमर दर्द, और कमर दर्द आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत ही गंभीरता के साथ आगे का जाँच करवाना है। क्या क्या जाँच सर कराना पड़ता है? जैसे
देखिए, अगर नस में अगर दिक्कत है तो प्रमुखतः नस को देखने के लिए एमआरआई हम लोग करवाते हैं, ठीक है, कि कितना दबाव है। अगर दबाव थोड़ा कम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, उन एक्सरसाइजों से आदमी का आराम से कमर दर्द चला जाता है। लेकिन वही है कि आप अर्ली स्टेज पे आए, अर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तब सब कुछ ठीक रहेगा। जी जी। एक सर हम जो है क्या है कि इस अगर हम लोग देखते हैं बहुत खास करके ओल्ड एज के लोगों को वह झुक जाते हैं चलते चलते, इसका क्या रीजन होता है? नहीं आप भी देखते हुएगा, यह भी एक कॉमन मैंने समस्या देखने को मिलता है। तो क्या करें ताकि वह स्थिति नहीं हो? अगर वह स्थिति है तो फिर किस तरह से देखभाल करेंगे ताकि और वह झुके नहीं, बीमार नहीं हो जाए? जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि हड्डियों की समस्या में एक ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या होता है कि नॉर्मली इसे जो आगे झुकना है, मेडिकल टर्म में इसे काइफोसिस कहते हैं। ये क्या होता है कि जो शरीर की जो हड्डियां होती है, अगर कोई हड्डी सीधी खड़ी है, अगर एक हड्डी बीच में दब गई तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ झुक जाएगी। ये उन लोगों में मिलता है जो बहुत समय से अपने हड्डी के दर्द को इग्नोर करते जाते हैं, उनमें फिर वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर इन द सेंस हड्डी दब जाती है, तो उसके कारण वह समस्या उसके कारण शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। और जैसा कि आपने इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा, तो प्रमुखतः इसका सॉल्यूशन अगर प्रिवेंटिव हम पहले कर लें, जब हड्डियों की दर्द स्टार्ट हो तभी कुछ अगर हम इंटेक्ट अपना बढ़ा लें, कैल्शियम बढ़ा लें, डाइट अच्छी कर लें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लग गए, अगर फिर भी अगर थोड़ा सा दर्द है तो डॉक्टर्स के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं। इन्वेस्टिगेशंस में अगर हमें कैल्शियम या फिर विटामिन डी के मानकों में अगर कमी आए तो वो सप्लीमेंट स्टार्ट करें, तो कभी भी ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स या फ्रैक्चर की नौबत ही ना आए, यानी शरीर आगे झुके ही ना। जी 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 जी। और सर ये है कि एक अगर है किसी को अगर दर्द है इसके बाद चोट लग गई कहीं, या फिर यह नहीं है और हमको जो बात आपने किया है खास करके हड्डी का, जोड़ का, नस की बीमारियों का, तो बहुत ऐसी बीमारी है जो संकेत दे देता है पहले ही कि हम बीमारी के जद में जा रहे हैं। तो खास करके इसकी यदि हम लोग नस के रोग के संबंध की बात जो कर रहे थे, तो किस तरह के लक्षण अगर हमारे अंदर आते हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं हम नस रोग के जद में जा रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि एहसास हो जाता है, जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, आप लोग बताते हैं कि बहुत ऐसी बीमारी है जो आने के पहले ही हमें बता देती है कि यह लक्षण इस तरह के शुरू है, तो हमको आ जाना चाहिए। तो क्या लक्षण उसके हैं दिखाई देने? जैसे कि नस वाली बीमारी के बारे में जो लक्षण है, क्या होता है कि जनरली कमर दर्द को लोग इग्नोर करते जाते हैं कि अभी चल रहा है, चलने दो। लेकिन कभी कदाल क्या होता है कि जो हमारा जो दर्द है कमर से लेके पैरों तक जाता है, नीचे एडी तक जाता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कहीं अगर पैर में कहीं सुनपन लग रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ये सब नस में दबाव होता है, उसी के कारण आता है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो आगे चल के हमारे पैर भी काम करने बंद हो सकते हैं, पेशाब रुक सकता है, लैट्रिन रुक सकती है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कमर से पैरों में झनझनाहट जा रही है या सुनपन होना स्टार्ट हो गया है, तब तो आप सोच ही नहीं सकते, आप तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएँ और सलाह लें आगे का। जी जी। और सर एक है कि एक हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे क्या है कि कभी कभी अचानक आप घर में हैं, चल रहा है, ऐसे ओल्ड एज के लोग हैं और उनको पैर अचानक फ्रैक्चर कर गया, टूट गया, उस समय में क्या उनको करना चाहिए? देखिए, जब अगर टूट गया तब तो अलग ही चीज़ है, लेकिन दो चीज़ें मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि एक तो ऐसी नौबत ही ना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हड्डियाँ हमारी कमज़ोर नहीं होगी तो आप गिरेंगे फिर भी ठीक रहेंगे। अगर हड्डियाँ कमज़ोर है फिर तो नॉर्मल जो आप पहले गिरते थे उसी में आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे मेडिकल टर्म में कहा जाता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, यानी हड्डी के खोखलापन होने की वजह से प्रमुखतः कूल्हे की जो हड्डी होती है गर्दन, वो, ठीक है ना, पीछे मैंने वर्टिब्रा का आपको बता ही दिया, और एक कलाई की हड्डी, ये तीनों इतनी वीक हो जाती है कि ये नॉर्मल जो ट्रिवियल ट्रॉमा कहते हैं, यानी जिस चोट से आपकी हड्डी न टूटने वाली थी उससे टूट गई। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो उनको एक बिस्तर पे लिटाना है, रेस्ट देना है, ठीक है। और जो पार्ट आपका जो टूटा है, जैसे पैर टूटा है या फिर हाथ टूटा है, उसको आराम से नॉर्मल रखना है, ठीक है। और एक नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाना है, क्योंकि सबसे पहले वो स्लैब वगैरह जो भी है इमोबिलाइज करेंगे, पेन किलर दवाइयाँ देंगे, सूजन कम करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इतने जागरूक हो जाएं कि उस नौबत पे ना आए। जी, अगर जो कोई सर अगर ऐसा है बीमार हो गया
इन सब बीमारियों की बात करते हैं तो फिर वो अपने को क्या किस तरह से केयर करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग टूटने की बात करें तो उसके चूँकि उनके साथ रहने वाले स्वजनों की एक दबावदेही बन जाती है उनका भी, तो किस तरह से देख रेख करें ताकि कम समय भी हो और क्योर हो जाए। यदि बीमार हो गए तो, बीमार नहीं हो तो आपने बताया कि ये सब करना चाहिए। बाई देव अगर बीमार है तब क्या करना चाहिए, देखभाल कैसे करना चाहिए वैसे लोगों को? देखिए प्रमुखतः अगर 2-3 हड्डियाँ जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, अगर जैसे कि आपने बताया था, आगे एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि हड्डियाँ आगे की तरफ झुक जाती है, तो वो ऑस्टियोपोरोटिक लैप्स यानी वर्टिब्रा की हड्डी टूटी है। अगर नस पे दबाव नहीं आया है, यानी आपके पैर काम कर रहे हैं, पेशाब और लैट्रिन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब उन्हें रेस्ट करना है और 1 से 1.5 महीने रेस्ट करने के बाद वो अपनी ही जगह हील हो जाती है, उसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये है कि जो प्रमुखतः उनके जो सेवा वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, हमेशा आधे घंटे पे करवट दिलाना होता है, ठीक है ना, पीछे पाउडर लगा के रखना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो पीछे जख्म बैठे बैठे जख्म बन जाएगा और वो जख्म ज़्यादा खतरनाक होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्चर के। अच्छा जी, तो किस तरह के जख्म बन जाते हैं वैसे जो? एक्चुअली अगर आप ही को अगर 15 दिन अगर मैं सीधे बेड पे लिटा दूं तो जो हड्डियां जहाँ पे उठी रहती है, जैसे कूल्हे के पास हड्डियां उठी रहती है, तो बेड से घर्षण में ना वहाँ पे जख्म हो जाता है, वो स्किन ख़त्म हो जाती है, जिसे हमारे टर्म्स में बेड सोर कहते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा हो जाए किसी को देखते देखते इलाज के क्रम में तो क्या करना चाहिए वैसे रोगी को? बेड सोर का फिर ये है कि आपको हमेशा करवट दिला के रखना होगा। अगर लिटाना भी है तो एक वाटर बेड आता है उस पर लिटा के रखना होगा, ताकि जो वो सख्त चीज़ है ना उसका असर उस पर ना पड़े। अच्छा, एक तो सर ये तीनों जो बीमारी हैं इसके इलाज के लिए क्या क्या सुविधा है भारत सरकार की तरफ से या हमारी जो सरकारें हैं इसके तरफ से, आपके संस्थान में क्या सुविधा है, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पता चले कि अगर यदि हम बीमार हो ही नहीं, अगर बीमार होते हैं तो इलाज की क्या व्यवस्था है, थोड़ी इसकी चर्चा कर दें। भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से सारी सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि मैं SKMCH में हूँ तो यहाँ सारी ही सुविधा उपलब्ध है। आपके इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक सारी ही सुविधा उपलब्ध है। आप किसी भी स्टेज में आए, आपका पूरा इलाज होगा। चाहे आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको दवाइयों से ठीक किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम स्टेज में, जैसा स्टेज 4 की बात हुई थी हमारी, तो हम ऑपरेट भी करते हैं और सब कुछ होता है यहाँ पे। उसके लिए कोई क्या व्यवस्था में, सारे विशेषज्ञ दवा के क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ मरीज? सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, सारी दवाइयाँ मौजूद है और सब कुछ। यानी अब बस इनिशियल स्टेज पे आ जाएं या फिर किसी भी स्टेज पे बस आके दिखा लें। जी, तो बढ़ती उम्र की सर हम बात करें तो खास करके किस उम्र से किस उम्र के लोगों के लिए यह तीनों समस्या ज़्यादा घातक होती है? उस एज में उनको किस किस तरह से अपने को देखभाल करना चाहिए, उम्र की बात करें तो? देखिए, जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या होता है कि 45 से लेकर 64 साल के बीच में ये समस्याएं कॉमन हो जाती हैं। और अगर 64 क्रॉस कर लिया, अगर 65 के पास पहुंच गए तो मान के चलिए कि 2 हड्डियों में तो दिक्कत आ ही जाएंगी, ठीक है। तो 45 से 64 का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन हाँ 45 से 64 में आने से पहले ही आप इतने प्रिवेंटिव मेजर्स कर लें कि आपको इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये अब तो हमारे दर्शकों को, चूँकि आपने बहुत ऐसी बात बताई, सारे कारण, निवारण, निदान, ये सब, तो क्या हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, थोड़ा चलते चलते हमारे दर्शकों को बता दें कि हम किस तरह से खान पान और लाइफ स्टाइल को रखें ताकि इस तरह की समस्या ना आए, बता दें। बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने आप को वेट लॉस करें, वज़न कम करें, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी निकालें। जो लोग कहते हैं कि सुबह सैर जाना चाहिए, जितना आप चल सके, मिनिमम 45 मिनट ब्रिस्क वॉक कहते हैं, यानी तेज़ी से चलना। ये आपके घुटनों में भी ठीक काम करेगा, वज़न भी कम करेगा और दिल भी अच्छा करेगा। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में वज़न कम करना है, खान पान की सेहत करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। जी, तो थैंक यू, धन्यवाद दर्शकों। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी आए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो बढ़ती उम्र है उसमें क्या क्या हमको सावधानी रखनी है, कोई परेशानी है तो फिर क्या करना चाहिए। तो खास करके आप अपने लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में सैर करना और अपना जो बैलेंस डाइट, खास करके फास्ट फूड से बचे तो निश्चित रूप से कम हड्डी, नस और जोड़ों की बीमारी होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कम से कम स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।